हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके द टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज चर्चा करेंगे आपकी फेवरेट किस चीज की? म्यूचुअल फंड्स की। भाई बहुत सारे मेरे दर्शक, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स एक ही बात पूछते हैं, सर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट ही नहीं होता है। हम बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, टॉप परफॉर्मर्स में पैसा लगाते हैं, हम जो बेस्ट फंड होता है उसमें पैसा लगाते हैं, पर अल्टीमेटली ढाक के 3 पात रिटर्न आती नहीं। सर ये क्या माजरा है? बेटा माजरा ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क भी होता है। तो ये जो फंड्स होते हैं ये मार्केट से या तो आउट परफॉर्म कर जाते हैं जब इनके अंदर जो शेयर्स होते हैं बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, या ये अंडर परफॉर्म करते हैं जब इनके शेयर की परफॉर्मेंस खराब होती है, जिसके चलते क्या होता है इनकी जो रिटर्न होती है डिफरेंट होती है। अब होता क्या है कि अगर आप पिछला डेटा देखेंगे 15 साल का, तो आप ये पाएंगे कि जो टॉप परफॉर्मर्स है वो बदलते रहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आजकल आप देखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर फंड्स आप देखेंगे बड़े टॉप परफॉर्मर्स है, यार ये बड़ी जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं, पर कुछ समय बाद देखेंगे जो आजकल पुअर रिटर्न दे रहे हैं वो बेटर रिटर्न दे रहे होंगे, और जो आजकल टॉप परफॉर्मर्स है उनकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। अब होता क्या है, आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो वो उन फंड्स में करता है जब वो अपने पीक पे होते हैं, यानी उनकी परफॉर्मेंस पीक पे होती है, वो उसमें इन्वेस्ट करता है और समय बदलता है, समय का चक्र बदलता है, और जो पीक परफॉर्मर्स होते हैं, टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो आदमी जब अच्छे रेटों पर होता है, उसका एनएवी हाई होता है, जब उनका परफॉर्मेंस पीक पर होता है वहाँ इन्वेस्ट करता है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस गिरती है तो उसको उतनी रिटर्न नहीं आ पाती जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो क्या करता है, जब उनकी परफॉर्मेंस खराब चल रही होती है उनसे एग्जिट ले लेता है, फिर दूसरे टॉप परफॉर्मर्स में इन्वेस्ट कर देता है, फिर उसमें भी वही साइकिल चलता है। कुछ समय बाद वो टॉप परफॉर्मर जो है अंडर परफॉर्म करने लगता है, फिर उसको लगता है इसमें तो रिटर्न आ नहीं रही, वो उसमें से निकल जाता है। तो इसके चलते होता क्या है कि वो रिटर्न नहीं कमा पाता जिसकी वो एक्सपेक्टेशन करता है। मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूं कि अगर आप पिछले 15 साल का डेटा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि टॉप परफॉर्मर फंड्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। सेम फंड्स थ्रू आउट टॉप परफॉर्मेंस या टॉप परफॉर्मेंस कह लीजिए या पीक परफॉर्मेंस पर नहीं टिके रहते, और ये माना गया है कि जो रिटर्न ओवरऑल आती है वो जो है 14% के आसपास ही आती है, यानी घुल मिला के एक नॉर्मल रिटर्न ही उनको म्यूचुअल फंड में मिल पाती है। वो रिटर्न नहीं मिल पाती जिसकी वो कल्पना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जंपिंग करते रहते हैं, जिसके चलते जो उनको मजा नहीं आता। इतना किसी में हिम्मत नहीं होती है कि जो फंड्स आजकल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पैसा लगा दें इस उम्मीद से कि आगे ओवर परफॉर्म करेंगे। हर आदमी क्या लीडर के साथ रहना चाहता है, और लीडर स्टैटिक नहीं है, वो लीडर बदलता रहता है, जिसके चलते वो रिटर्न नहीं आ पाती जिसकी आप जो है चाहत रखते हैं। अब आप कहेंगे सर बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। आप कहेंगे मजा आ गया सर, बात का समस्या तो समझ में आ गई, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने ये तो समझा दिया कि सर ये चक्कर है, इस वजह से हमारी रिटर्न नहीं आती है, हम टॉप परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट करते हैं, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेटली आदमी करेगा तो यही बात, तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब आपकी समस्या का समाधान लेके आई है ईटी मनी जीनियस मेंबरशिप। भाई ईटी मनी जीनियस मेंबरशिप आपको ना डिफरेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दे देती है फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्स। अब होता क्या है, जो इनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है ना, उसके अंदर इंडेक्स फंड होते हैं। कौन से वाले? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल, डेट फंड, गोल्ड इंडेक्स फंड। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, और इंडेक्स फंड की पता नहीं आपको खूबी मालूम है कि नहीं मालूम है, इनमें अनसिस्टमेटिक रिस्क होता ही नहीं है। अगर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में करते हो उसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क है ही नहीं, और अगर सेक्टोरल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो उसमें इंडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स फंड में भी अगर इन्वेस्ट करोगे तो उसमें भी अनसिस्टमेटिक रिस्क सेक्टोरल वाला तो होता नहीं है, पर ओवरऑल वाला कम होता है, जिसके चलते उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो कभी तो बड़े ओवर परफॉर्म कर रहे होंगे मार्केट के मुकाबले,
और कभी अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे। यानी उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडेक्स में लगाया तो इंडेक्स के हिसाब ही चली जाएगी, इंडेक्स से ज्यादा या कम उसमें हल्का सा ट्रैकिंग एरर हो सकता है, वो बस फर्क होता है। इससे क्या होता है कि जब आपका पैसा मिड कैप में भी लग गया, स्मॉल कैप में भी लग गया, लार्ज कैप में भी लग गया, इंटरनेशनल फंड में भी लग गया, डेट में भी लग गया, गोल्ड में भी लग गया, तो आपकी रिटर्न जो है सुनिश्चित हो जाती है। अब आप कहेंगे सर बात तो ठीक है, पर सर समय तो बदलता रहता है, वक्त एक साथ थोड़ी होता है, कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, तो चीज़ें जो होती हैं बदलती रहती हैं। तब क्या होगा भाई, बदलते हालातों के हिसाब से ईटी मनी जीनियस मेंबरशिप आपको अपने जो ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उनको रीबैलेंस करता है और आपको नोटिफिकेशन भेजता है भाई किस तरह से आप जो अपने फंड में अपने डिफरेंट जो आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया है, लार्ज कैप, मिड कैप, इंटरनेशनल, गोल्ड, डेट में, आप उसका वेटेज यानी प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं, जिसके चलते बदलते हुए इकोनॉमिक हालातों का भी आप फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करता हूं। अगर हम बात करें पिछले 15 साल में, पिछले 15 साल की बात करें, उसमें किसी भी अगर 7 साल, उन 15 साल ले लीजिए, उसमें कोई से भी 7 साल ले लीजिए, अगर उसमें आपने जीनियस हाई फंड, जीनियस हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो रिटर्न है अराउंड 16.1% रहेगा। तो ईटी मनी जीनियस मेंबरशिप जो है आपका समाधान करा देती है ताकि आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा एक अच्छी रिटर्न, बढ़िया रिटर्न कमा सके। अब कहेंगे सर अब बताइए ना क्या करें फिर? भाई करना क्या है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर जाइए, ईटी मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ईटी मनी जीनियस मेंबर बनिए और म्यूचुअल फंड में कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया से इन्वेस्ट कीजिए। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। भाई बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, कह रहे सर शेयर नीचे गिर के हमने लिए ही नहीं, अब शेयर काफ़ी बढ़ गए हैं, बहुत दुखी हैं। और कई लोग इसलिए दुखी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा दिया जो बढ़ नहीं रहा है। वो कह रहे सर कोई ऐसा स्टॉक बता दो जिसमें गारंटी हो कि ये भागेगा। तो बेटा गारंटी तो आइसक्रीम वाले के पास मिलती है, वहाँ पर ही आइसक्रीम गारंटीड रेट्स पे मिलती है, शेयर बाजार में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। हाँ अगर आप ये कहें कि सर कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसकी प्रोबेबिलिटी कामयाब होने की नाकामयाब होने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैं आपको एक ऐसी चीज़ अपनी ओपिनियन की बता सकता हूँ जिसपे मेरी निगाहें हैं और जिसको मैं वॉच पे रखा हुआ हूँ और मेरे पास काफ़ी सारी होल्डिंग है और वो भाग सकता है। देखिए इस राउंड में एक ऐसा शेयर जो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, जो पेनी स्टॉक है, जिसको हर आदमी अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अफोर्ड कर सकता है, उसका नाम वाई से शुरू होता है। अगर आपने स्टॉक को पहचान लिया तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखें, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आप में से बहुत लोगों ने पहचान लिया येस बैंक। देखो येस बैंक में बेसिकली कुछ मुद्दे थे, कुछ राणा कपूर के जो उन्होंने गड़बड़ियाँ कर दी थी, उसके बाद बैंक में बड़ी दिक्कतें आई, इवन बैंक का मोरेटोरियम आ गया, काम नहीं हुआ। उससे मुझे याद है मेरे बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट थे बैंक के अंदर, ढेरों फिक्स डिपॉजिट थे मेरे पेरेंट्स के, और सब लोग मुझसे पूछते थे क्या करें। मैंने कहा यार देखो फिक्स डिपॉजिट को कुछ नहीं होगा, शेयर भले मारा जाए। वही हुआ, मोरेटोरियम खत्म हुआ, हमारा येस बैंक से रिलेशनशिप अभी तक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, अच्छा बैंक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक है, सारी खूबियाँ। जो अगर देखना जिसका इसका ओनर तो बेसिकली अब कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और प्रशांत कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसने टर्न अराउंड किया, अब लगातार प्रॉफिट भी शो कर रहा है क्वार्टर्स के अंदर। इसके 2-3 मुद्दे थे, एक कि भाई इसके एनपीएस बहुत ज़्यादा थे, और दूसरा जो मुद्दा था वो था फंड रेजिंग का, और ये थोड़े थोड़े इंटरकनेक्टेड भी थे, क्योंकि फंड रेजिंग की कोशिश करो तो जिन्हों भी पैसा देना है वो एनपीए की बात करा करते थे, और एनपीए ज़्यादा है। अगर अब मैं बात करूँ, अगर एनपीए की हल्की सी आपको झलक देता हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये फिगर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे किस तरह से बैंक ने अपने एनपीएस को कंट्रोल किया। कुछ खास इन्फॉर्मेशन देखो, पहले ईपीएस की बात करता हूँ, ठीक है? अगर क्वार्टरली ईपीएस देखोगे ना तो बैंक जो है लगातार
बैंक ने मार्च 2021 में नुकसान करा था, उसके बाद ईपीएस इसकी पॉजिटिव हो गई। जून 2021 में 8 पैसे थी, सितंबर 21 में 9 पैसे थी, दिसंबर 21 में 11 पैसे थी, मार्च 22 में 15 पैसे थी और जून 22 में 12 पैसे। यानी लगातार इसकी ईपीएस बढ़िया चल रही है। अब अगर आप एनपीएस देखेंगे, इसके जो एनपीएस इसके पीक बना दिया था जिन्होंने 5.88 का, वो गिरते 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 इस वक्त 4.17 पर आ गए हैं अगर मैं बात करूं लेटेस्ट फिगर्स की। इसी तरह जो ग्रॉस एनपीए थे, जो ये पहुंच गए थे लगभग, ग्रॉस एनपीए पहुंच गए थे 18-19% तक, वो गिरते 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 अब लगभग 13.45% पर आ गए। तो बैंक की जो समस्याएं थी, बैंक ने उसको दूर किया, बैंक ने उसको सुलटाया, बैंक ने उससे अपने आप को निजात दिलाई और बैंक अब ग्रोथ के पाथ पे लगातार आ गया है, जो साफ हमें नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें, अगर मैं आपको एक फिगर और बताऊं बढ़िया, ईयरली अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो मार्च 21 का जो था साल, उसमें 1 रुपये 38 पैसे का नुकसान था और मार्च 22 का जो साल गया है उसमें 43 पैसे का प्रॉफिट है पर शेयर, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसका प्रॉफिट 47 पैसे आ रहा है। इसका मार्च 20 में सबसे बड़ा लॉस था 13 रुपये 8 पैसे का, उसके बाद मार्च 21 में 1 रुपये 38 पैसे का, फिर ये अपने ट्रैक पे लगातार आता चला जा रहा है। देखो, बैंक की समस्याएं थी, एक समस्या दूर हो गई। अब दूसरी समस्या थी फंड रेजिंग। फंड रेजिंग भी बैंक को अप्रूवल मिल गया है फंड रेजिंग का, जिसके चलते अब जो बैंक है पैसे उठा पाएगा और उसकी एक बार अप्रूवल आ जाएगी तो सारे के सारी बैंक की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फंड अप्रूवल में बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं, बड़े कहते हैं ना फाइनेंशियल पावर हाउस पैसा लगा रहे हैं। और जो अलॉटमेंट है, मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गया, 13 से 15 के बीच की है, 13.5 पे एक को दे रहे हैं, फिर 14.5 पे दे रहे हैं। कुल मिला के मतलब इसकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो गया। और इसके चलते आप देखेंगे, मैंने इस स्टॉक की ना चर्चा की थी फंड रेजिंग से पहले, याद है, और लोगों ने कई वीडियो पे, इस वीडियो पे कई लोग नाराज़ हो रहे थे कि सर ये बेकार स्टॉक है, ख़राब स्टॉक, इसकी जिक्र क्यों कर रहे हो। और कुदरत का करिश्मा देखिए, 4-5 दिन बाद ही फंड रेजिंग की बात आ गई और शेयर भाग के 17 का लेवल क्रॉस कर गया। बार बार ये शेयर 15-16 आके गिर जाता था। अब की बार डिसिसिवली इसने 17 रुपये का लेवल क्रॉस किया, हालांकि वहाँ से फिर करेक्शन आ गई, 16-20 पर आ गया। अब होता क्या है ना कि शेयर बार बार जैसे ऊपर चढ़ता है फिर गिर जाता है, ऊपर चढ़ता है गिर जाता है, तो एक जो चीज़ होती है वो क्या बन जाती है, रेसिस्टेंस बन जाती है, उसके ऊपर जा नहीं पाता शेयर। अब होता है कि बार बार रेसिस्टेंस पे पहुंचते हैं, लोग बिकवाली करते हैं, शेयर गिर जाता है, फिर शेयर चढ़ता है, रेसिस्टेंस पे पहुंचता है, फिर लोग बिकवाली करते हैं, शेयर गिर जाता है, क्योंकि सबको पता होता है ये रेसिस्टेंस है, सब लोग उस पर बिकवाली करते हैं। रेसिस्टेंस तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे शेयर का जैसे येस बैंक है। अब होता क्या है, जब शेयर रेसिस्टेंस एक बार तोड़ देता है, जैसे मान लीजिए इसका 17-18 रुपये का रेसिस्टेंस है, जब इसको डिसिसिवली तोड़ देता है, और रेसिस्टेंस पे बहुत लोग तो बेच चुके होते हैं हर बार की तरह, और जब ये शेयर भाग जाता है वो कहते हैं अरे ये क्या हुआ यार, हमने तो सस्ता बेच दिया इस बार, ये शेयर तो भाग गया। फिर उनका दिल करता है यार हमने 17-17.5 का बेच दिया, ये वाला रेट वापस आ जाए तो ले लें, लग रहा है शेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि विचार बदल जाते हैं। फिर जब शेयर भागता है, फिर गिरता है ना, तो जो रेसिस्टेंस होती है वो अब सपोर्ट बन जाती है, क्योंकि जैसे ही वहां आता है तो जिन लोगों ने पहले वहां बेचा होता है कई बार और फिर नीचे में खरीदा होता है, इस बार जब बेचा होता है शेयर भाग गया होता है तो अपनी कान पकड़ के बैठे, तो गलती होगी गलती होगी गलती होगी। अब जैसे ही वो यहां पर आता है फिर वो खरीद लेते हैं, यानी जो पहले रेसिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है, फिर शेयर यहां पहुंचता है फिर भाग जाता है, फिर गिरता है, फिर जो पहले रेसिस्टेंस का काम कर रही थी वो सपोर्ट का काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये 17-18 रुपये को डिसिसिवली एक बार क्रॉस करके 20 पे पहुंच जाएगा ना, तो ये 16-17-18 का बीच का लेवल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। मेरा ऐसा विचार है, आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिन लोगों के हाथ से मिस हो गई हो भागती हुई ट्रेड, तो वो इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मेरा एक फॉर्मूला सदा याद रखिए, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलिए। मेरे पास तो अभी मैंने आपको पीछे शेयर किया था 40-45 हज़ार शेयर हैं, तो मुझे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है और मैं भी इसको खरीदने की सोच रहा हूँ। लेकिन अब वही बात है ना, 16-17 के भाव मेरा मन नहीं कर रहा और उसके नीचे साला ही आएगा नहीं, मुझे लगता नहीं 16 के नीचे आ जाएगा। पर आजकल क्या है, न्यूज़ फ्लो बड़ा ज़्यादा है। अभी चाइना और ताइवान की लड़ाई की बात चल रही थी, कहीं उल्टा पुल्टा पंगा हो जाए तो शायद एक दिन के लिए नीचे गिर जाए तब पकड़ लूंगा, तो अदरवाइज नहीं भी पकड़ पाया तो क्या दिक्कत है। अरे भाई 45,000 शेयर कुछ कम होते हैं। तो मैं तो दोनों तरफ से अपने को लेके चल रहा हूं और हो सकता है
अगर 2-3 बार ये ऊपर जाके 16 से फिर भागा, 16 से फिर भागा या 17 से फिर भागा अच्छे लेवल के ऊपर, यानी ये जब जिसको मैंने कहा ना रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन गई तो फिर खरीद लेंगे। तो भी जल्दीबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके पास शेयर नहीं है वो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़े थोड़े शेयर ले सकते हैं। ये एक ऐसा शेयर है आपके कई सारे तरह के लॉस ये निपटवा सकता है। अगर ये भागेगा तो इसके टॉप की कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता। अभी मैं कोई फिगर बोल दूंगा तो कई लोग हंस देंगे, मजाक उड़ा देंगे, लेकिन मैं बता दूं नीचे में 25, इसका जो अगला टारगेट है 25 है, अगर उसने वो काट दिया डिसिसिवली तो फिर अगला टारगेट जो है 40 का है, और 40 डिसिसिवली काट दिया फिर ये भागेगा तो 60-65 तक भी, मतलब उसके आगे मैं बोलना नहीं चाहता, फिर लगता है शेख चिल्ली वाली बात लगती है। यानी फिर भी ये आपको मतलब समय ले सकता है, पर 3 फिगर वाली फिगर संख्या भी आपको दिखा सकता है। हालांकि ये मान के चलिए वो ऐसा नहीं कि 10 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने में हो जाएगा, उसको पहुंचने में समय ले सकता है, क्योंकि 2-3-4 क्वार्टर्स के अच्छे रिजल्ट्स आए। क्योंकि पैसा आने से क्या होगा, जो फंड रेज कर लेगा ना, ये अपने व्यापार को ढंग से बढ़ा पाएगा। अभी ये व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहा ढंग से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर कैपिटल के हिसाब से टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल होती है बैंक की, उसके हिसाब से टीयर 1 पे टीयर 2 डिपेंड करती है, और इनके हिसाब से उनके बिजनेस करने की क्षमता जो है निर्धारित की जाती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए मैंने एक अच्छी खास बताई। अब चर्चा को बढ़ाते हैं और आज की खास बात की चर्चा करते हैं। भाई आज बाजार कैसा रहा उसकी बात करें, तो आइए मैं आपको ले चलता हूं। एक मिनट, डेटा में शिफ्ट करना भूल गया था। हो गया जी, हो गया सब, हो गया। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ F5 के सबसे पहले लॉन्ग और शॉर्ट पे। उससे पहले लेके चलता हूँ वो डेटा, मैंने इसको और इम्प्रूव कर दिया। कल के डेटा में ना थोड़ी सी एरर हो गई थी, जो कल मैंने आपको दिया था ना इंडेक्स फ्यूचर्स का और स्टॉक फ्यूचर्स का, वो एक्चुअली में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा दे गया था, वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। आज मैं सही फिगर लेके आया हूँ। अब ये सारी फिगर करोड़ में अब आप देखो कैश सेगमेंट में तो एक बड़ी खरीदारी करी है ऑपरेटर ने, F5 ने 1474 करोड़ की नेट खरीदारी है। इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं 829 करोड़ के, और स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं 701 करोड़ के। अब स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं और कैश में भी खरीदा है और इंडेक्स बेचे हैं, तो सिंपल सी बात है इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, इंडेक्स में पोजीशनें हल्की कर रहे हैं, और जो 6 स्टॉक्स हैं जो काफ़ी बढ़िया रेटों पे आ गए उनमें भारी खरीदारी है, जिसके चलते अगर हम बात करें F5 की तो आज उनकी सब चीज़ों को मिला लिया जाए तो लगभग 1350 करोड़ की नेट खरीदारी है। अब कैश सेगमेंट की बात करूं 1474 करोड़ की खरीदारी के अगेंस्ट DIs ने 46 करोड़ का माल बेचा है, जिसके चलते आज 1450 यानी 1427 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी है और बाजार भाग गया। जैसा कि आपने देखा इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने बेचे हैं, तो इंडेक्स में क्या हो गया, उनकी लॉन्ग कम हो गई है। देखिए आप अब यहाँ देखो वेरीफाई कर सकते हैं, इंडेक्स में लॉन्ग कम हो गई। कल तक कितनी थी 55.14, आज उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचे तो इंडेक्स में परसेंटेज लॉन्ग कम हो गई है, यानी खरीदारी की जो शेयर था वो कम हो गया, शॉर्ट बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने नेट में बिकवाली की है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये डेटा कैसे इंटरकनेक्टेड है। और स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे तो देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी कल के मुकाबले जो है परसेंटेज लॉन्ग बढ़ गई है। तो ऐसे ये डेटा बनता है। जब जब आप ये देखोगे स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर खरीदे जाएंगे तो उसकी परसेंटेज लॉन्ग बढ़ जाएगी, और जब जब वो बेचे जाएंगे तो उसकी परसेंटेज लॉन्ग जो है वो घट जाएगी। अब देखिए मैंने इन दोनों डेटा को भी कंपैरिजन के साथ क्लियर करा दिया। आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आज के बाजार की। तो आज बाजार फ्लैट ही बंद हुआ है। कल फ्लैट ही था लगभग, पर हरियाली में, आज फ्लैट है लालियाली में। आगे बढ़ने से पहले एक बार सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर झलक मारते हैं भाई किस तरह चल रहा है। भाई आज जो है एशियाई बाजारों में मिले जुले संकेत थे। वैसे ओवरऑल ताइवान वेटेड छोड़ दो, बाकी सब बाजार हरियाली में ही अच्छी खासी में बंद हुए थे। मात्र सिडनी था जो 0.01% यानी ऑस्ट्रेलिया 0.01% गिरकर बंद हुआ, यानी हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया फ्लैट था, बस ताइवान रेटेड .5% गिरा हुआ था। ये है हालात एशिया के। और अगर आप यूरोप की बात करेंगे सारे बाजार हरियाली में, एकमात्र मोएक्स है जो 0.28% गिरा हुआ है। अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस में आज ढीलापन है। यूएस के चारों इंडाइसेस हल्के फुल्के गिरे हुए हैं। गिरावट जो है 0.154% से लेके 0.53% की है। टोरंटो और बोस्पा दोनों हरियाली में, बोस्पा काफी तेज है, 1.25% से ऊपर चढ़कर बंद हुआ है।
अब भारतीय बाजारों की बात करें, हल्की सी लालियाली में पर फ्लैट ही कहा जाएगा। 17,388 पे हमारा कल बाजार बंद हुआ था, आज बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 80 पॉइंट की 17,463 की, और तभी पीक बनाता है आज का 17,490 का। पीक हुआ जी, पीक हुआ, उसके बाद ये वीक हुआ और इसका गिरता जाता एक बॉटम बनाता है 17,161 का, और फिर भागता है, काफ़ी रिकवरी करता है और अल्टीमेटली 17,382 पर 6.15% गिरकर बंद होता है। आज की जो कैंडल है, अगर आप देखेंगे, पहले कैंडल देख लेते हैं, वो एक कल आपको याद होगा मैंने कहा हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनी है, आज भी हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनी कहेंगे, पर बॉडी बड़ी है। मैं आपको यहाँ दिखा तो नहीं पाऊंगा, पर आज की कैंडल ने एक ऊपर का गैप रह गया था बहुत समय पहले का। मेरा एक स्टूडेंट है व्हाट्सएप का, जेश, उसने मुझे मैसेज करके बाकायदा स्क्रीन शॉट भी शेयर किया कि सर देखिए एमकेजे गैप थे। मैं उसका कमेंट सुनाता हूँ। आज एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी को प्रूव करते हुए निफ्टी ने 13 अप्रैल 2022 और 3 अगस्त 2022 के बीच के गैप को आज फिल कर दिया। 13 अप्रैल का लो था 17,457 था और कल का 3 अगस्त का हाई था 17,407। यह 50 पॉइंट का गैप आज भर गया है और जय हो एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी की। तो बच्चे ने बाकायदा चार्ट देके हमें दिखाया। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो मैडम, दिखता है थोड़ा सा, दिख रहा है? बच्चे ने चार्ट का बकायदा स्क्रीनशॉट भेजा है। किस तरह से आप देखेंगे उस पीरियड की एक वी शेप रिकवरी है और जो गैप छूट गया था वो आज कैंडल ने भर दिया है। यानी ऊपर के गैप तो भर गए हैं जो बचा हुआ था एक, पर नीचे के गैप 1 2 3 4 ये कह रहे हैं दिल पुकारे नीचे आरे आरे। अब आप बताइए, ऊपर का गैप तो फिल हो गया। अब क्या लगता है ये 4 गैप जो नीचे के हैं फिल होंगे? इनमें से कितने होंगे आप कमेंट में बताइए। और आप में से, जैसे मेरा स्टूडेंट है व्हाट्सएप का, जयेश बैरिल का स्टूडेंट है, ये बहुत डिस्कशन करता रहता है व्हाट्सएप के माध्यम से, बातें बताता रहता है, पूछता रहता है, बड़ा प्यारा बच्चा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई और गैप ऊपर का छूटा हुआ है जो फिल होना बचा हुआ है? और नीचे के 4 गैप तो हमने दर्शन कराई दिए, इसके अलावा एक आध गैप हो सकता है पीछे नीचे का छूट गया जो अभी तक फिल नहीं हुआ। उस गैप की चर्चा भी कमेंट में करिए तो हम देख सके एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी कितनी सक्सेसफुल है। अब बात करें आज भागने वाले शेयरों की, तो आज सिप्ला, सन फार्मा, नेस्ले, इंफोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू गोली बने हुए थे। और गिरावट में सबसे आगे एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, कोल इंडिया, एसबीआई, रिलायंस, श्री सीमेंट और पावर ग्रिड थे। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 2 दिन से लगातार एमएससीडी चार्ट पे बेरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड को वीक करता हुआ लाल हिस्टोग्राम बन रहा है। और आरएसआई अभी भी बहुत मजबूत है, 75 पे आरएसआई बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। अब हो क्या रहा है ना, बाजार नीचे नहीं जा रहा। जैसे पहले हम कह रहे थे ना कि बाजार थोड़ा सा नीचे गिरता है, 17,000 की तरफ बढ़ता है, फिर भाग जाता है, जैसे भी मैंने कहा। तो अगर ऐसे बार बार बाजार गिर के भागेगा तो ये जो है ना 17,200, 17,150 जो भी है लेवल नीचे के पकड़ता है, ये एक मेजर सपोर्ट बन जाएंगे। फिर बाजार एक बार ऐसे टच करके भागेगा कि लोगों की जीभ बाहर निकल आएगी। अभी तो लोग उम्मीद कर रहे हैं बाजार गिरेगा और लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं। अगर लोग शॉर्ट करते रहेंगे तो बाजार भाग जाएगा। लेकिन अगर लोग थोड़े से बुलिश हो जाएंगे कि बार बार जैसे इसको टच करके ऊपर जाए, टच करके ऊपर जाए, लोगों को लगेगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है और इधर आते ही लोग बड़ी भारी खरीदारी कर लेंगे तो साला गिर जाएगा। भाई ऑपरेटर जो है ना वो बहुत उस्ताद है यार, वो हमारे हिसाब से अपने कार्यक्रम बनाता है। आज भी वीकली एक्सपायरी थी तो इसलिए आज डाटा में ज़्यादा कुछ कच्चा विषय नहीं है। 17,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 18,000 पे कॉल का है। बाजार 17,400 पे है तो थोड़ा दूर ही बैठे हैं। अब कल से अग्रेसिवनेस नजर आएगी डाटा के अंदर। और अगर हम बात करें तो 16,500 पे आप देखेंगे कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है मंथली वाले में, और 18,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 32,900 का है और 32,900,000 का है, और ये 17,000 के लेवल पे हाईएस्ट है, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि बाजार 17,000 को बेस लेकर चल रहा है। मैक्सिमम पेन जो है 17,000 पे। अभी इसकी पीसीआर तो काफ़ी न्यूट्रल सी है 0.99 वीकली एक्सपायरी की, पर मंथली एक्सपायरी की थोड़ी सी ओवरबॉट की तरफ ही है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो भाई वो भी कल तो बंद हुआ था 37,989 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है, नहीं गैप अप 38,111 की, 120 पॉइंट की, पर वहीं पीक बना लेता है शुरू में 38,231 का, फिर गिरता है और अपने आप को 38,000 के काफ़ी नीचे ले आता है।
यानी ऊपर से 1000 पॉइंट के करीब गिरता है, 37,250 आ जाता है, फिर काफ़ी रिकवरी ले लेता है उसमें से, और 37,755 पर 233 पॉइंट गिरकर 0.62% की अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद होता है। एकमात्र एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की था जिसका QIP आ रहा है जो हरियाली में था, 4.43% बढ़ा हुआ था, बाकी सब बैंकों की सिट्टी और पुट्टी गुम थी, और सबसे ज़्यादा गिरावट बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक में और PNB में ज़्यादा देखने को मिली। अब अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें तो अब थोड़ा सा कैंडल में झुका हुआ है, हल्का सा, कहते हैं पेड़ जो है, जैसे पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट लग जाते हैं तो पेड़ झुक जाता है ना, खिला खिला के फ्रूट झुक जाता है। अब ऐसे ही इसने बड़ा फ्रूट खिला दिया है सबको, बड़ा प्रॉफिट करा दिया है, अब ऊपर जाके ऐसा लग रहा है झुक सा गया है, और बड़ी ज़बरदस्त एक आज लाल बॉडी वाली कैंडल बनी है। अब देखते हैं इसकी झुकावट कैसी है, बाकी नीचे के गैप तो चीख चीख के कह ही रहे हैं कि दिल पुकारे नीचे आ रे वाली बात है। अब आप देखिए MACD चार्ट पर 3 दिन से लगातार जो है लाल हिस्टोग्राम आ रहा है जो बुलिश क्रॉसओवर की कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, और RSI में आज खासी डिक्लाइन देखने को मिली है, 70 के लेवल को काटने की कोशिश कर रहा है, पर अभी भी 70 के ऊपर है, यानी ओवरबॉट जोन में तो अभी भी है भाई। अब तो बनता है इसका गिरना और 50 के नीचे आना। भाई आज मंथली एक्सपायरी के, वीकली एक्सपायरी के चलते नए वीक की बस हम बात करेंगे, चर्चा सिंपल सी कि 36,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 38,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और मैक्सिमम पे 38,000 पे है, यानी बाजार कहीं ना कहीं जो है 37,775 के आसपास ही है और वहीं पर ही भी केंद्रित है। कल डेटा ज़्यादा पोजीशन बताएगा। PCR अगर हम देखेंगे वीकली वाली की तो भैया ओवर सोल्ड है, पर मंथली वाली की न्यूट्रल है। तो एक्चुअली आज पहला दिन होता है ना, आज पहला दिन थोड़ी है, कल पहला दिन है नए वीक का, आज तो पिछले वीक की एक्सपायरी थी, तो इसलिए वो कई लोग रोल ओवर करते हैं, कई लोग अगले से अगले वीक में कर लेते हैं, जिसके चलते कल जाके ज़्यादा डेटा का पोजीशन समझ में आएगा। एज यूजुअल नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ा दिए, आज भी 10 ट्रेड लिए थे, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। 2 ट्रेड थे पर्ल ओपल बेरिल के, 2 ट्रेड थे प्लैटिनम और रूबी के, 5 ट्रेड थे एमरल्ड और सफायर के, और 1 ट्रेड था डायमंड और सफायर का। बाजार को चारों तरह से गिरफ्त में लिया जा रहा है। मैं इंडेक्स में भी काम कर रहा हूँ, बैरल के लिए भी एग्रेसिव पुट्टे बेच रहा हूँ, हालांकि कम बेच रहा हूँ, पर प्लेटिनम की बड़ी पुट्टे बेच रहा हूँ क्योंकि मैं सेफ्टी के साथ मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में हूँ, और साथ में कैश सेगमेंट में अच्छे शेयरों को नीचे के रेट पे इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि अच्छे डिविडेंड आए, बढ़िया सा मुनाफा हो और आपके साथ इंजॉयमेंट बनी रहे। अब बताइए आपको क्या विचार है, आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट और व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011 और यूट्यूब के लिए है सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।